Welcome to my YouTube channel. Theory base of accounting has been done in last video. There are three video I have already uploaded. That is accounting concepts 1, accounting concepts 2, and system of accounting and basis of accounting. In next video part 4, we will discuss about the accounting standards. What is accounting standards? Let's start. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि कोई भी डिसीजन लेते हैं अकाउंटिंग का, तो अगर हम अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं एज पर द सिस्टम, तो उसके लिए रूल्स बना हुआ है. अकाउंट में हम किसी भी चीज़ का एंट्रीज करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, उसके लिए जो रूल्स रेगुलेशन बना हुआ है उसको हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिटन पॉलिसी है, लिखी हुई पॉलिसी है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है कवरिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को लिखने का, रिकॉग्नाइज करने का, मेजर करने का, ट्रीटमेंट करने का, प्रेजेंट करने का, डिस्क्लोज करने का जो भी रूल्स रेगुलेशन है, उसके लिए जो रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है, उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं. अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट है इशूड बाय ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, अ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ अकाउंटिंग इन आवर कंट्री. हमारे कंट्री का जो प्रोफेशनल बॉडी है अकाउंटिंग का, ICAI, उसी ने इसको बनाया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, इस रूल्स रेगुलेशन को, और हमें इशू किया हुआ है, जिसको सारे अकाउंटेंट को फॉलो करना पड़ता है. अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी. इस स्टैंडर्ड से अगर अकाउंट बनाएंगे तो जितने लोग अकाउंट बनाएंगे सबका अकाउंट में यूनिफॉर्मिटी रहेगा. टू एलिमिनेट नॉन कंपेरेबिलिटी. नॉन कंपेरेबिलिटी जैसे रहती है कि अगर दो लोगों का अकाउंट मिल नहीं रहा है, मैच नहीं कर रहा है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं रहेगा अगर हम लोग इस तरह से अकाउंट बनाते हैं तो. दूसरा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी. ये हमें क्या करता है? प्रोवाइड करता है, अकाउंटिंग पॉलिसी प्रोवाइड करता है जो स्टैंडर्ड है फॉर वैल्यूएशन, नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. एसेट्स की वैल्यूएशन कैसे करना है, लायबिलिटी का वैल्यूएशन किस तरह करना है, डिफरेंट आइटम्स को डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरह दिखाना है, इस सब के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाता है. In addition to improving credibility of accounting data, accounting standard enhance comparability and financial statement both intra and inter enterprise. दो एंटरप्राइज के बीच में कंपेयर करने में या सेम एंटरप्राइज के डिफरेंट ईयर के बीच में कंपेयर करने में हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प करता है, क्योंकि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अकाउंट बनाए हैं तो हमारे अकाउंट्स मैच करेंगे, तो हम आसानी से कंपेयर कर सकेंगे. Such comparison are very effective and widely used for assessment of firm's performance by the user of accounting. यूजर ऑफ अकाउंटिंग जितने होते हैं वे हमेशा कंपेयर करते रहते हैं यह जानने के लिए कि फर्म्स का परफॉर्मेंस कैसा है. तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से फॉलो करके अगर अकाउंट मेंटेन किया गया है तो आसानी से कंपेयर हो जाता है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या नीड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, क्या ज़रूरत है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है, अकाउंटिंग एक्सटेंड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर इंफॉर्मेशन. यह हमें क्या करता है? हमें हमारे वेरियस यूजर को सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने में हेल्प करता है. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन सर्व द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट यूजर ओनली इफ इट पोसेस यूनिफॉर्मिटी. अगर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करेंगे तभी ये सर्व करेगा इंटरेस्ट को, डिफरेंट यूजर के जो इंटरेस्ट है, जो यूज है, उसको सर्व करेगा. एंड फुल डिस्क्लोजर ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन. फुल डिस्क्लोजर भी हो पाएगा जो भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत यूजर को होगी. मतलब यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है. देयर कैन बी अल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड वैल्यूएशन नॉर्म्स विच मे बी यूज्ड बाय एनी बिजनेस एंटिटी. किसी भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड का क्या अल्टरनेटिव है वह भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही पता चलता है कि क्या क्या अल्टरनेटिव है जिसको एक बिजनेसमैन फॉलो कर सकता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटेट द स्कोप ऑफ दोज अल्टरनेटिव्स
which fulfill the basic quality characteristic of true and fair financial statement. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटेट करता है, हमें बताता है कि क्या क्या अल्टरनेटिव का स्कोप है यूज करने का, जिससे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक का वायोलेशन ना हो सके अकाउंटिंग का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या बेनिफिट है? यह हमें हेल्प करता है इन एलिमिनेटिंग वेरिएशन। सबके अकाउंट्स में वेरिएशन ना हो, इस चीज़ में हमें हेल्प करता है। दूसरा इसके फायदे हैं, कॉल फॉर डिस्क्लोजर of a certain information which may not be required by law, but such information might be useful for general public, investor and creditors. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ये भी बताता है कि क्या क्या चीज़ों को दिखाना है, भले वो लॉ के अंडर में नहीं दिखाना हो, लेकिन फिर भी जनरल पब्लिक, इन्वेस्टर्स के लिए और क्रेडिटर्स के लिए दिखाना ज़रूरी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें फैसिलिटेट करता है ताकि हम कंपेयर कर सकें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या 2 ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कंपेयर कर सकें, इस चीज़ में हमें हेल्प करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या लिमिटेशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, हम देखते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होता है, चॉइस बिटवीन डिफरेंट अल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफिकल्ट टू अप्लाई। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेक्स चॉइस बिटवीन डिफरेंट अल्टरनेट। बहुत सारे अल्टरनेट भी दिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने, लेकिन उसके बीच चॉइस करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है उसको चॉइस करना। इट इज रिजिडली फॉलोड एंड फेल टू एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है वो रिजिडली फॉलोड होता है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कभी ज़रूरत पड़े तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, ये इसका लिमिटेशन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड द स्टेटस। The standards are required to be framed within the ambit of prevailing status. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है वो स्टेटस को चेंज नहीं करने देता है, जो स्टेटस एक अकाउंट का है उसको ये चेंज करने नहीं देता है, ये इसका लिमिटेशन है। अगर ज़रूरत पड़े तो भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? सब जगह एप्लीकेबल है। सिर्फ चैरिटेबल, जो प्योरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका कोई कमर्शियल या इंडस्ट्रियल या बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एग्जेम्प्टेड है। अदरवाइज सभी को एप्लीकेबल है। सोल प्रोप्राइटरशिप, जो अकेला बिजनेस कर रहा है उसके लिए भी एप्लीकेबल है, जो पार्टनरशिप बिजनेस कर रहा है उसके लिए भी एप्लीकेबल है, जो सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रहा है उसके लिए भी एप्लीकेबल है, ट्रस्ट चला रहा है उसके लिए भी एप्लीकेबल है, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली चला रहा है उसके लिए भी एप्लीकेबल है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए भी एप्लीकेबल है, कॉर्पोरेट सोसाइटी के लिए भी एप्लीकेबल है और कंपनीज के लिए भी एप्लीकेबल। लेकिन सबके लिए एप्लीकेबल हो गया, सिर्फ किसके लिए नहीं है? तो चैरिटेबल, जो प्योरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, उनको एग्जेम्पशन मिला हुआ है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे IFRS। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरह ही इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसको हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम बोलते हैं। देयर हैव बीन वास्ट चेंजेस इन द ग्लोबल economic scenario with the emerge of globalization, liberalization and privatization. The advent of translational corporation in such a fund in order to sustain their ongoing operation, in addition to fueling the growth of the economy, has resulted the raising capital globally and cutting across international boundary. पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो बहुत तेज़ी से बदल रहा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन आने के बाद ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो बदल रहा है। अब सिर्फ एक कंट्री में ही बिजनेस सीमित नहीं रह गया है, अब बिजनेस जो है ग्लोबल हो गया है। तो ग्लोबल होने के कारण बिजनेस में बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है, एडिशन टू फ्यूलिंग द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो बिजनेस के ग्रोथ करने के लिए, जिससे इकोनॉमी का ग्रोथ हो सके, बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है और उतना पैसा एक कंट्री के अंदर से ही नहीं आएगा, उसके लिए हमें ग्लोबल होना पड़ेगा। कटिंग अक्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्री से हमें पैसा लाना पड़ता है अपने बिजनेस में डलवाने के लिए। सिंस ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स, हर कंट्री का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन है बिजनेस रिकॉर्ड मेंटेन करने का। तो अकाउंटिंग पर्पज एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इट बिकम एन कम्बरसम एंड कम्प्लेक्स एक्सरसाइज टू कंप्लाई। अब सब कंट्री का अलग अलग प्रोसेस अगर होगा तो फिर अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशन
को उसको कंप्राइज करना मुश्किल हो जाएगा विद द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री इन केस द बिजनेस एंटरप्राइज डिसाइड टू रेज इट्स कैपिटल नीड फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। अगर हम फॉरेन कंट्री से कैपिटल रेज करना चाहते हैं तो फॉरेन रूल्स रेगुलेशन अगर अलग होगा और हमारा रूल्स रेगुलेशन अलग होगा अकाउंटिंग मेंटेन करने का, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, हम कैपिटल रेज नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हमें दिक्कत होगा और जिस कंट्री से हम कैपिटल रेज कर रहे हैं वो हमें कैपिटल रेज नहीं करने देगा। तो इसके लिए एक जैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने की बात कही गई थी, जिसको हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम या रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। In order to make economy more dynamic, competitive, and boost confidence among international analysts and investors, it is important that the financial statement put forward by the business organization across the country are comparable on similar parameter, investor friendly, fair, transparent, decision worthy. इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हो कंपेरेबल हो, सिमिलर हो, सारे कंट्री से मिलता जुलता हो, सारे इन्वेस्टर सारे चीज़ों से मिलता जुलता हो, सभी के लिए डिसीजन वर्थी हो। तो इसके लिए तो एक जैसा होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में एक जैसा होना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इन व्यू ऑफ दिस अ ट्रेंड टुवर्ड ग्लोबल कवरेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज सीकिंग मोमेंटम फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसके लिए पूरी तरह से एक ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डिसीजन ली गई जिसको पूरे वर्ल्ड के लोग फॉलो करेंगे, उसको हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड या रिपोर्टिंग सिस्टम कहते हैं। आईएफआरएस का क्या यूज है? नीड्स ऑफ आईएफआरएस, जरूरत क्यों पड़ी इसकी? द इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजन आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इकोनॉमिक डिसीजन किसके बेसिस पे लेते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे। अब मैनिपुलेशन को अवॉइड करने के लिए इन फिगर इन द फाइनेंशियल अकाउंट देयर इज नीड फॉर consistent way of deciding which elements require recognition, measurement and how information is presented in the financial statement. इसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि एक प्रॉपर रूल होना चाहिए कि किस तरह रिकॉग्नाइज करना है, किस तरह मेजर करना है, इंफॉर्मेशन किस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करना है, इसका एक यूनिफॉर्म रूल होना चाहिए। इसीलिए IFRS हेल्प टू प्रिवेंट मटेरियल मैनिपुलेशन एंड एरर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी मैनिपुलेशन होता है, एरर्स होता है, उसको रोकने में IFRS रोल प्ले करता है। IFRS हेल्प इन ग्लोबल हार्मोनाइजेशन, यह ग्लोबल हार्मोनाइजेशन में हेल्प करता है, पूरे दुनिया का अकाउंट का रूल्स रेगुलेशन एक जैसा करने में हेल्प करता है। अनलेस अकाउंटिंग एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड, डिफरेंट कंट्री विल अप्लाई डिफरेंट सेट ऑफ अकाउंटिंग रूल। अगर IFRS नहीं होता तो अलग अलग कंट्री अलग अलग रूल यूज करते हैं, रेगुलेशन यूज करते हैं, are prevailing in each country. This will restrict uniformity, comparability of financial statement. अगर ऐसा होता, सब लोग अलग अलग रूल्स पे अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, कंपेरेबिलिटी नहीं होती। इसीलिए IFRS प्रमोट ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर ईच ऑफ द बिजनेस ग्रोथ। तो IFRS जो है एक हर बिजनेस के ग्रोथ के लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाया गया है। इट फैसिलिटेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। IFRS के कारण ही ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है। द कवरेज ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ वैल्यूएबल प्रोसेस that contribute to a free flow of global investment and achieve substantial benefit for all capital market stakeholders. IFRS के कारण पूरे दुनिया के लोग भारत के अकाउंट को भी समझ पाते हैं, इंडिया के अकाउंट को भी समझ पाते हैं, क्योंकि एक जैसे रूल से बनाए गए हैं। तो जब समझते हैं तो यहाँ के फाइनेंशियल स्टेटस को भी समझते हैं, किसी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को जब समझते हैं तब वे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ कैपिटल मार्केट में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। ये फ़ायदा होता है। टू यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रोसीड्यूर ऑलमोस्ट ऑल कंट्री हैव एग्री टू अप्लाई IFRS। ये ध्यान रखना है, सारे कंट्री ने, ऑलमोस्ट ऑल कंट्री हैव एग्री टू अप्लाई IFRS। IFRS को अप्लाई करने के लिए एग्री हो गया है। बट द नेम ऑफ IFRS हैज बीन कन्वर्ज्ड एज इंड IS। लेकिन इंडिया में इस IFRS का नाम क्या रखा गया है? इंड AS रखा गया है। अकाउंट इंड AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इन सब्सटेंस इंड AS इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम IFRS। IFRS जो पूरे वर्ल्ड में जो चलता है उसी का नाम बदल करके इंडिया में इंड AS रखा गया है। तो इंड AS जो IFRS से अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। इंड AS इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड बाय
मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, इसको किसने नोटिफाइड किया है इंड एएस को? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर ने नोटिफाइड किया। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को किसने नोटिफाइड किया था? उसको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया है। दोनों को अलग अलग लोगों ने नोटिफाई किया है। एंड हैज अ वाइड रेंज ऑफ कवरेज एंड कंपेयर्ड टू एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इसका कवरेज बहुत ज़्यादा है। अब इस एक लिस्ट देखते हैं हम लोग इंड एएस का और एग्जिस्टिंग जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका एक पूरा लिस्ट हमारे पास है। जिस तरह हम लोग आईपीसी की धारा सुनते हैं ना कि किसी को जेल हो गया तो जेल हो गया, किसी को सजा हो गया तो क्या हुआ? आईपीसी की धारा 302 के तहत हुआ, 327 के तहत हुआ, 25 के तहत हुआ। तो ये सब जो है जितनी भी धाराएं होती है, जितनी भी आर्टिकल्स होता है, वो एक तरह से रूल्स है। तो कंपनी में जो एक बिजनेस में जो भी अकाउंट मेंटेन होता है उसके लिए भी रूल है। उसी रूल को हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो रूल का एक नंबर्स है, वो सारे नंबर के हिसाब से ही अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। तो जिसको यहाँ पे दो तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया गया, एक इंड एएस है। इंड एएस जो आईएफआरएस है उसको इंड एएस बोला गया है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आईसीएआई ने दिया है उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला गया है। दोनों के नंबर्स कहीं कहीं मैच करेंगे, कहीं कहीं नहीं मैच करेंगे। इंड एएस जो है पूरे वर्ल्ड में यूज होता है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो सिर्फ इंडिया के बिजनेस के लिए यूज होता है, जो सिर्फ लोकल बिजनेस, दोनों ही यूज किया जाता है। प्रेजेंटेशन इंड एएस 1 जो है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 दोनों में प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है को दिखाया गया है। इंड एएस 2 में इन्वेंट्रीज के बारे में दिया गया है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में भी इन्वेंट्रीज के बारे में दिया गया है। इंड एएस 7 में कैश फ्लो पोजीशंस के बारे में दिया गया है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कैश फ्लो पोजीशन के बारे में, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में दिया गया है। इंड एएस 8 में अकाउंटिंग पॉलिसी चेंजेज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स के बारे में दिया गया है। लेकिन यही चीज़ इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में नेट प्रॉफिट लॉस ऑफ द पीरियड प्रायर टू आइटम्स और चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो ये सारे इंड एएस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों के बीच कंपैरिजन किया गया है, कहीं कहीं मैच करता है, कहीं कहीं नहीं मैच करता है। तो ये सारे इंड एएस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको याद करने हैं, पूरी लिस्ट है। इसी के साथ ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टॉपिक हमारा समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।